कोनिचिवा मीना। आज की इस वीडियो से मैं इस चैनल पर ट्राई करूंगा एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने की, जिसमें हम एनिमेशन डायरेक्टर्स की फिल्म मेकिंग और उनके थॉट प्रोसेस बिहाइंड देयर फिल्म्स के बारे में बात करेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि एक डायरेक्टर अपनी फिल्म को एक सर्टेन वे में आखिर क्यों बनाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देयर यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो आज की इस वीडियो में हम द लिविंग लेजेंड एंड द इंस्पिरेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फिल्म मेकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन हायाओ मियाज़ाकी जी की फिल्म मेकिंग के यूनिक स्टाइल और उनके थॉट प्रोसेस को समझने की चेष्टा करेंगे। तो किसी भी व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए आपको पहले उनके बारे में जानना होता है। अब हम और आप मियाज़ाकी जी को पर्सनली तो जानते नहीं हैं, इसीलिए हमारे पास जो भी जानकारी अवेलेबल है, जैसे उनके बारे में आर्टिकल्स, इंटरव्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर हम आज का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। हायाओ मियाज़ाकी जी का जन्म जनवरी 5, 1941 को टोक्यो सिटी एम्पायर ऑफ जापान में हुआ था। इनके पिता कात्सुजी मियाज़ाकी एयरप्लेन कंपनी के डायरेक्टर थे, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर प्लेन्स के लिए रूडर्स बनाने का काम करती थी। इनके पिताजी के इसी प्रोफेशन की बदौलत मियाज़ाकी जी को भी प्लेन्स में बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्ट रहा। इसी इंटरेस्ट को आप उनकी फिल्मों में व्यक्त होता हमेशा देख सकते हैं। सम ऑफ मियाज़ाकी's अर्लीस्ट मेमोरीज आर ऑफ बॉम्ब्ड आउट सिटीज। आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ उत्सुनोमिया इन जुलाई 1945, he and his family evacuated to Kanuma. This bombing left a lasting impression on Miyazaki, जो कि जब 4 साल के ही थे, और एक मनुष्य की मेमोरीज, अर्लीस्ट मेमोरीज 3 साल की उम्र के बाद से बनना शुरू हो जाती हैं। इसी बॉम्बिंग का असर मियाज़ाकी जी पर जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि वो पैसिफिज्म मानते हैं, वो पैसिफिस्ट है। ही डज नॉट बिलीव दैट एनीथिंग इज वर्थ फाइटिंग। You can solve almost everything without fighting if you can just talk it out. इनकी यही फिलोसॉफी इनकी फिल्मों में हमेशा प्रेजेंट रही है, और इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में एकदम डिटेल में बात करेंगे। From 1947 to 1955, Miyazaki's mother suffered from spinal tuberculosis. She spent the first few years in the hospital before being nursed from home. मियाज़ाकी जी अपनी माँ के बहुत करीब थे, और अपनी माता को इस पीड़ा में देखकर उन्हें काफ़ी दुख भी होता था। इसी का असर आप उनकी फिल्मों में देख सकते हैं, जैसे कि माई नेबर टोटोरो फिल्म में जो अपनी मेन फैमिली है, उसकी जो माता है वो काफ़ी बीमार रहती हैं। मियाज़ाकी जी शुरू में एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया कि ये इंसानों को तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो इन्होंने प्लेन्स, टैंक्स और बैटल शिप्स को ही काफ़ी सालों तक ड्रॉ किया। He destroyed much of his early work, believing it was bad form to copy Tezuka's style, as it was hindering his own development as an artist. इतनी कम उम्र में यह एहसास कर लेना कि दूसरों को हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड में नए हैं तो आप उन्हें शुरू में कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे इसी फील्ड में रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ नाम कमाना चाहते हैं, तो आपके काम में इंडिविजुअलिटी रहनी चाहिए। अगर आप हमेशा कॉपी ही करते रहेंगे तो आपके काम में आपका ही एसेंस नहीं रहेगा, तो आप किस तरीके के आर्टिस्ट हुए, यही शुरू में एहसास कर लेना काफ़ी बड़ी बात है। एनिमेशन की दुनिया में इंटरेस्ट इन्हें पांडा एंड द मैजिक सरपेंट फिल्म, जो कि जापान की पहली फीचर लेंथ एनिमेटेड फिल्म थी कलर में, वो देखने के बाद आया। द फिल्म मूव्ड हिम टू टीयर्स एंड लेफ्ट अ प्रोफाउंड इम्प्रेशन, promoting him to create work true to his own feelings instead of imitating and following popular trends. अब हम इनके कैरियर के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने शुरुआत कैसे की और स्टूडियो जिब्ली की स्थापना तक की जर्नी कैसी रही। 1963 में इन्हें तोय एनिमेशन द्वारा हायर किया गया, और ये उनकी काफ़ी सारी फिल्मों में इन बिटवीन एनिमेशन आर्टिस्ट थे। इन बिटवीन एनिमेशन आर्टिस्ट उन्हें कहते हैं जो कि की फ्रेम्स के बीच के फ्रेम्स को बनाते हैं। ही वॉज अ लीडर इन अ लेबर डिस्प्यूट soon after his arrival at Toei Animation and became chief secretary of its labor union in 1964. इसी लेबर यूनियन के वाइस चेयरमैन इसाओ ताकाहाता जी थे, जिनके साथ मियाज़ाकी जी आगे चलकर स्टूडियो जिब्ली की स्थापना करेंगे, और इनके कोलैबोरेशन और इनकी दोस्ती इसी तरह आगे 50 साल तक चलती रहेगी। इसी समय के दौरान मियाज़ाकी जी अपने करियर को रिकंसिडर कर रहे थे, बट द स्क्रीनिंग ऑफ द स्नो क्वीन इन 1964 मूव्ड हिम, promoting him to continue working with renewed determination. 1964 से 1971 तक इन्होंने तोय एनिमेशन में ही काम किया, जहां ये अपनी वाइफ से भी मिले, आकेमी ओता, जो कि एक फेलो एनिमेटर थी, और उन्हीं के साथ इन्हें आगे चलकर 2 बच्चे भी हुए, जिनमें से एक हैं गोरो मियाज़ाकी। इन्होंने भी स्टूडियो जिब्ली के लिए फिल्में बनाई हैं और ये एनिमेटर हैं।
और केइसुके मियाजाकी ये एक वुड ब्लॉक प्रिंट आर्टिस्ट हैं। 1971 में तोय एनिमेशन को छोड़ने के बाद ये अपने फेलो एनिमेटर दोस्त योची कोताबे और इसाओ ताकाहाता के साथ स्टूडियो एप्रो में गए, जहां इन्होंने इसाओ ताकाहाता जी के साथ मिलकर लुपिन द थर्ड पार्ट 1 एनिमेशन सीरीज के 23 में से 17 एपिसोड को डायरेक्ट किया। यही मियाजाकी जी की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यूट थी। ही डायरेक्टेड हिज फर्स्ट फीचर एनिमे फिल्म द कैसल ऑफ कैग्लियोस्त्रो फॉर TMS एंटरटेनमेंट। 1984 में नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड फिल्म के सक्सेस के बाद मियाजाकी जी और इसाओ ताकाहाता जी ने मिलकर जून 15, 1985 को स्टूडियो जिब्ली की स्थापना की। स्टूडियो जिब्ली का नाम एक इटालियन एयरक्राफ्ट कप्रोनी CA-309 जिब्ली पे रखा गया है, जिसमें जिब्ली का अर्थ है रेगिस्तान में बहने वाली एक गर्म हवा। अब स्टूडियो की स्थापना के बाद से आगे की कहानी आप जानते हैं, द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब हम आगे बात करने वाले हैं इनके फिल्मों की थीम्स और मैसेजेस के ऊपर, इनके फिल्मों की एसेंस के ऊपर, कि आखिर अपनी फिल्मों से कहना क्या चाहते हैं, क्या व्यक्त करना चाहते हैं। His works are characterized by the recurrence of themes such as feminism, environmentalism, pacifism, love and family। इनकी फिल्मों में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि वेल रिटन होती हैं। ये आजकल की उन फिल्मों की तरह नहीं है, खासकर हॉलीवुड फिल्म्स जो हमें वादा करती हैं कि आपको अच्छी फीमेल लेड स्टोरी मिलेगी या इस स्टोरी में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर होगी। ये उससे खाली कैश ग्रैब के लिए यूज़ करते हैं कि हम ये फेंक कर मारेंगे, आजकल ये चलन में है तो लोग हमें देखने आएंगे, हम इसे एम्पावर कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जब तक आप उसे अच्छे से लिखेंगे नहीं, कैरेक्टर आर्क नहीं देंगे, सिर्फ ज़बरदस्ती टैग लगाकर कुछ पॉइंट्स को छू देंगे तो वो एक अच्छा फिल्म बन जाएगा, एक अच्छी फीमेल लेड फिल्म बन जाएगी, एक अच्छी फीमेल प्रोटैगनिस्ट आप खड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं होता। 2017 की DC की वंडर वुमेन जो फिल्म थी वही लास्ट फिल्म थी हॉलीवुड की तरफ से जिसमें आप एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर देखते हैं विथ वेल रिटन आर्क। नहीं तो कितना समय हो गया है हमें एलेन रिप्ली और सैरा कॉनर जैसे कैरेक्टर से मिले हुए, जबकि ये कैरेक्टर्स 1980s और 1990s में बनाए गए हैं। उस समय हॉलीवुड ऑर्गेनिकली चीज़ ये बनाता था, ज़बरदस्ती टैग लगाकर और कैश ग्रैब नहीं करता था, तब जाकर ये अच्छी फिल्में निकल कर आती थी। लेकिन स्टूडियो जिब्ली अलग है, इसमें वही कैरेक्टर रहेंगे जिनकी ज़रूरत है और मियाजाकी जी हर कैरेक्टर को एकदम अच्छे से लिखते हैं। हिज फिल्म्स एंटागनिस्ट अटेम्प्ट टू डोमिनेट नेचर इन परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल डोमिनेशन एंड आर अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव टू बोथ नेचर एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको प्रिंसेस मोनोनोके फिल्म में मिलता है, जिसमें लेडी इबोशी का कैरेक्टर ट्रू ह्यूमन नेचर को अच्छे से डिफाइन करता है, जिसमें लेडी इबोशी एक तरफ नेचर को नुकसान पहुंचा रही है जो कि उस जंगल के गॉड्स एंड बीस्ट्स को एंग्री कर रहा हो, साथ में ही नेचर को तबाह भी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो आयरन वर्क्स विलेज में औरतों को काम दे रही हैं, जिन्हें वो ब्रॉथल से रेस्क्यू करती हैं, बच्चियों को, औरतों को ब्रॉथल से रेस्क्यू करके वहाँ उनको अपने पैरों पर खड़ा करती हैं, उन्हें खुद कमाने खाने का और अपने बलबूते पर जिंदगी जीने का मौका देती हैं। मियाजाकी डिसलाइक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बिलीव्स दैट मच ऑफ मॉडर्न कल्चर इज थिन, शैलो एंड फेक, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, आप आज की दुनिया में देख भी रहे होंगे। He felt frustrated growing up in the Showa period because nature, the mountains, rivers were being destroyed in the name of economic progress। इनकी इसी फीलिंग को आप इनकी काफ़ी सारी फिल्मों में देख सकते हैं, जहां इंसान नेचर से काफ़ी कुछ लेता है उसे डिस्ट्रॉय करके, लेकिन बदले में कुछ देता नहीं है। उसकी ग्रीड इतनी बढ़ जाती है जो कि अंत में उसी के अंत का कारण बनती है। मियाजाकी जी के पैसिफिस्टिक नेचर को सबसे अच्छे से प्रिंसेस मोनोनोके फिल्म के प्रोटैगनिस्ट आशिताका के रूप में आप देख सकते हैं। इस फिल्म में मियाजाकी जी ने एकदम अच्छे से अपने थॉट्स को पूरा व्यक्त कर दिया है आशिताका के रूप में, क्योंकि आशिताका एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट है जो पूरी फिल्म में किसी की साइड नहीं लेता, न गॉड्स की न लेडी इबोशी की। वो बीच में मीडिएटर का काम करता है कि हमें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपस में लड़ के खुद को तो नुकसान पहुंचाएंगे ही, हमारे आसपास की जन जान की भी हानि होगी। When characters in his films are forced to engage in violence, it is shown as being a difficult task। जैसा कि हाउस मूविंग कैसल फिल्म में हाउल को लड़ना ही पड़ता है एक ऐसी सिचुएशन में जहां से वो बिना लड़े बचकर निकल ही नहीं सकता, लेकिन उस लड़ाई के बाद और उसके हाथों लोगों की मृत्यु के बाद उसे यह चीज़ नियरली डिस्ट्रॉय ही कर देती है, बट ही इज़ अल्टीमेटली सेव्ड बाय सोफीज लव एंड ब्रेवरी। इनकी फिल्मों में वायलेंस को कभी भी ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाया जाता है, उसे एज अ बैड थिंग ही दिखाया जाता है, कभी भी उसमें ग्लोरीफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मियाजाकी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज ऑफ चीयर टू ऑल दोज वंडरिंग एमलेसली थ्रू लाइफ, जो कि उनके फिल्म मेकिंग को एकदम अच्छे से एक सिंपल सेंटेंस में कैप्चर कर लेता है। हम एज एन ऑडियंस काफ़ी लकी हैं जो इस महान फिल्म मेकर की फिल्में हमें आज तक देखने मिल रही हैं। इनकी फिल्मों ने
3 जनरेशन्स के बच्चों को बड़ा किया है, कुछ दिखाकर, कुछ नया सिखाकर। और 83 साल की उम्र में भी ये आदमी काम कर रहा है, फिल्म बना रहा है। इनकी नेक्स्ट फिल्म एक्टिव डेवलपमेंट में है। अब इनकी फिल्म आपने देखी हो चाहे ना देखी हो, लेकिन आप यही सुनकर ही मोटिवेट हो जाएंगे। और इनसे बड़ा इंस्पिरेशन होगा ही क्या, जो मनुष्य इस उम्र में भी काम कर रहा है उतने ही पैशन से जितना वो शुरू में करता था। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।